जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आंसर्स क्लासेस में। और मैं हूं आर्य शर्मा। आज लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। जी हां, ये टॉपिक हाई स्कूल और इंटर दोनों बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम जानेंगे बहुत कुछ, जैसे कि रिलेशन बिटवीन वी एंड आई। मतलब ओम ने जो बताया है कि पोटेंशियल और करंट में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग जानेंगे और इससे रिलेटेड आपको जो प्रैक्टिकल कराया जाता है उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो बने रहिए अंत तक और अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को, जिसमें हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की। जी हाँ, इसको हिंदी में कहा जाता है ओम का नियम। देखिए, ओम का नियम समझने के लिए हमको दो चीजें आनी चाहिए, ये करंट किसे कहते हैं और विभवांतर यानी पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो करंट क्या होता है आपको पता है। जब आवेश किसी कंडक्टर में, करंट कब फ्लो होगी, जब उसमें आवेश फ्लो होगा। और आवेश क्या है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, तो आप हमारे चैनल पे जाके पहले चार्ज को समझ सकते हैं। पूरा चैप्टर ये मैंने डिस्कस कर रखा है एक शॉर्ट में, तो आप वहां से पूरा चैप्टर स्टडी कर सकते हैं। तो हम समझते हैं करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी एकांक समय में जो आवेश बहता है उसे हम करंट कहते हैं। और करंट को बच्चा हम काहे से लिखते हैं, आई से लिखते हैं। इसको नापते काहे में, एम्पियर में नापते हैं। क्लियर। अगर हम पोटेंशियल की बात करें यानी विभव की बात करें, तो विभव क्या होता है, तो पोटेंशियल, देखो विभव ही करंट का एक तरीके का फ्रेंड है। क्यों, क्योंकि भाई जहां विभवांतर होगा वहीं करंट फ्लो होती है। मतलब जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वहीं पर करंट फ्लो होती है। एक तरीके का पोटेंशियल को क्या मान सकते हैं, पोटेंशियल ही वो कारण है जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है। जैसे मान के चलिए करंट जब किसी कंडक्टर में फ्लो हो रही हो तो उसे पीछे से धक्का देने का काम कौन करता है, पोटेंशियल करता है, विभव करता है। समझ में आ गया। अगर हमें यह आता है तो एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले रिलेशन बताया किसमें, वी और आई में, यानी पोटेंशियल और करंट में क्या रिलेशन होता है, इसको इन्होंने बताया था 1826 ईस्वी, दैट इज 1826। 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि भाई करंट और वोल्टेज के बीच एक रिलेशन होता है, जिसे ही बाद में क्या कहा गया, ओम का नियम यानी ओम्स लॉ कहा गया। ठीक है। तो ओम्स लॉ को हम यहां पर पहले, यहां पे मैंने सेटअप बना रखा है कि कैसे ओम्स लॉ यहां पे डिस्क्राइब करेंगे। साथ ही साथ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, यानी कि वी और आई के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये किस तरीके से वैरी करते हैं। ठीक है। तो स्टेटमेंट इसका क्या है, इफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। आप देख पा रहे होंगे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, if the physical states of a conductor remains unchanged, then the potential applied across the end of the conductor is directly proportional to the current flow in it। मतलब अगर बात करें हिंदी में तो हम कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर, सपोज दैट हमने यहां पर एक कंडक्टर ले रखा है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर तो आप जानते ही होंगे, कंडक्टर्स वो सारे सब्सटेंस, वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें करंट इजीली फ्लो हो पाती है। ठीक है। कंडक्टर मतलब चालक। तो इसका इन्होंने ये बताया कि अगर कोई चालक, मान लेते इसकी लंबाई कितनी है, एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। ठीक है। एल लंबाई है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, टेम्परेचर मान लेते इस समय इसका टी है। क्लियर हो गया। साइज जो आप देख पा रहे हैं वो सब इसके पास है। तो कह रहा कि अगर किसी कंडक्टर की हम फिजिकल स्टेट में छेड़खानी ना करें, मतलब उससे डिस्टर्ब ना करें, जैसे लंबाई जितनी है उतनी ही बनी रहने दें, क्रॉस सेक्शन एरिया रहे, टेम्परेचर उतना ही रहे, तो इसके सिरों के बीच, मतलब इसके एंड के बीच लगाया गया जो पोटेंशियल होगा, विभव, वो इसमें
प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। समझ में आ गया? मतलब द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, कब? जब इसकी फिजिकल स्टेट आप कांस्टेंट रखेंगे, नियत रखेंगे, फिक्स रखेंगे, मतलब नहीं बदलेंगे। जैसे शेप उसका नहीं बदलना चाहिए, साइज, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये कुछ बदलो नहीं, यानी जितना रखा है उतना ही रहने दीजिए। अब आपको करना क्या है, इसमें बैटरी जोड़ करके आपको इसमें क्या फ्लो करवानी है? करंट फ्लो करानी है। अगर ओम कहते हैं, अगर आपने यहां पे करंट फ्लो वी पोटेंशियल अप्लाई किया इसके बीच वी, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? आई। मतलब इसी को अगर हम अच्छे ढंग से यहां पर लिख दें तो हम आसानी से कह पाएंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्या मान लिया? मतलब अगर हम किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को ना बदलें, फिजिकल स्टेट ना चेंज करें, तो इसके सिरों के बीच, इसके एंड्स के बीच अप्लाई किया जाने वाला पोटेंशियल उसमें बहने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया? मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब वो समानुपाती होता है। जैसे जैसे हम V को बदलेंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिक उसमें करंट बदलती जाती है। यानी करंट और वोल्टेज का जो रेशियो होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, करंट और वोल्टेज का जो रेशियो होगा बच्चा, यानी VI, ये क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, और इसे ही बच्चा हम क्या कहते हैं? R कहते हैं। इसे ही R, और R क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये कंडक्टर कह सकते हैं, ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब हिंदी में इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध, बात समझ में आई? मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम ने बताया कि भैया जब फिजिकल स्टेट किसी कंडक्टर की ना बदलें तो उनके सिरों के बीच जितना हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम पोटेंशियल बदलेंगे उसी रेशियो में करंट बदलता जाएगा। यानी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ V टू I, V का I के साथ जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, जिसे हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। अगर इसको ढंग से लिखें तो आई उधर भेज दीजिए तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? V इक्वल्स टू बेटा आ जाएगा IR, और यही ओम्स लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, V इक्वल्स टू IR। समझ में आ गया? मतलब जब फिजिकल कंडीशंस हम नहीं बदलेंगे उस कंडीशन में ओम ने बताया है कि भाई V प्रोपोर्शनल I होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझते होंगे कि जैसे जैसे V बदलेगा उसी रेशियो में I बदलता जाएगा। यानी अगर हम V और I के बीच ग्राफ ड्रा करें तो मतलब V कैसे, आपने लैब में देखा होगा, आपको इस तरीके की एक डिवाइस मिलेगी लैब में। ये डिवाइस आपको, इसमें एक अमीटर, मतलब एक ये गोल दिख रहा है जो अमीटर है, दूसरा क्या है? वोल्ट मीटर है। और जब हमने क्या करना है, कनेक्शंस करके हम इस खुटिया को जो लगी है इसको घुमाएंगे, तो इसको घुमाने के साथ साथ क्या होगा? हम वोल्टेज को चेंज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे करंट, यानी एमीटर में ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाएंगे। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट वहां पे बढ़ती जाएगी। मतलब अगर हम एक तरफ V ले लें, दूसरी तरफ I, और हम यहाँ पे ग्राफ ले लें, जैसे हम वोल्टेज अप्लाई किया 10 वोल्ट, सपोज दैट 10 वोल्ट हमने अप्लाई किया तो करंट आ रही मान लेते हैं 0.2 एम्पियर। क्लियर? फिर हमने वोल्टेज को बढ़ा के कर दिया 20 वोल्ट, तो ऑटोमेटिक करंट बदल जाएगी कितनी? 0.4 एम्पियर। जैसे ही हम इसको 40 वोल्ट कर देंगे बच्चा, तुरंत ये कितना? 0.8 एम्पियर। मतलब जैसे जैसे हम वोल्टेज को चेंज करेंगे वैसे वैसे करंट चेंज होती रहेगी एक डेफिनेट रेशियो में। देखिए 10 और 0.2 का रेशियो, 20 और -4 0.4 का रेशियो, और 40 और 0.8 का रेशियो, ये सारे फिक्स हैं। सबका रेशियो 5 आएगा, समझे? सबका नहीं 50 आ गया, सबका रेशियो 50:1 आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम V को x एक्सिस पे ले लें, ये हमारी क्या है? x अक्ष है, ये y एक्सिस है। अगर हम वोल्टेज को V को x एक्सिस पे लेंगे और करंट को y एक्सिस पे लेके इनके बीच एक ग्राफ ड्रा करें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक सीधी रेखा मिलती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ओम ने बताया वो 100%
ट्रू है। आइए इसको सेटअप करके हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना रखा है। इसमें अगर आप देखें तो हमारा ये आपको पता है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का जो सर्किट सिंबल होता है वो ये होता है। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये हमने R लगा रखा है। इसके पोटेंशियल को नापने के लिए मैंने यहाँ पर पैरेलल में एक वोल्ट मीटर यानी विभव मापी लगा रखा है। और यहाँ पे हमने इस प्रतिरोध के यानी रेजिस्टेंस के सीरीज में यानी श्रेणी में एक अमीटर लगा रखा है जो इसमें फ्लो होने वाली करंट को हमें बताएगा। समझ में आ गया, फ्लो होने वाली करंट को बताएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको रियोस्टेट कहते हैं। ये रियोस्टेट का मतलब होता है इस तरीके का जैसा डिस्प्ले हो रहा है। ये रियोस्टेट एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होती है। मतलब हम जितनी चाहें इसके ऊपर ये स्लाइडर लगा रहता है, इसको स्लाइड करके हम जितनी चाहे इसमें करंट फ्लो करवा सकते हैं। मतलब उसमें वैरी करवा सकते हैं, कभी ज़्यादा करनी हो कम करनी हो तो इस स्लाइडर की मदद से हम इसमें करवा सकते हैं। उसके बाद हमने एक बैटरी लगा रखी है, बैटरी, और ये यहाँ पर एक की लगा रखी है, कुंजी लगा रखी है। मतलब ये हो गया कि अगर हम इस कुंजी को बंद कर दें ऐसे तो अब इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी। करंट यहाँ से चल के इससे चलकर अमीटर में आएगी और अमीटर से यहाँ रेजिस्टेंस में पहुँच जाएगी। अब हम अगर अपने रियोस्टेट की सहायता से करंट में चेंज लाएं तो वोल्टेज में ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा। या हम इसमें वोल्टेज को वेरी करते हैं, देखो वो घुमा घुमा कर हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को बदलेंगे। जैसे वोल्टेज पहले 10 वोल्ट पे किया तो देखा करंट की रीडिंग पढ़ा, सपोज दैट ये आ जाएगी 0.2 एम्पियर। फिर हमने क्या किया, इसको 20 वोल्टेज पे किया और देखा इसका 0.4 एम्पियर आ गया। जरूरी नहीं ये आए, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दे रहा हूं। तो जैसे जैसे हम अब सेटअप हमारा तैयार है, क्योंकि हम वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल लगाते हैं, तो हमने यहाँ पैरेलल मतलब समांतर लगा रखा है। और रेजिस्टेंस के साथ अमीटर को हमने यहाँ पर किसे सीरीज में लगा रखा है। तो इसी को जब अब हम यहाँ पे सीधे की जैसे ही प्रेस करेंगे तुरंत इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगी। और जैसे जैसे हम रियोस्टेट की सहायता से इसमें करंट को चेंज करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर वोल्टेज में चेंज आता नजर आएगा। यानी कि अगर हम उसके बीच दोनों करंट की रीडिंग नोट कर लें अमीटर से, वोल्टेज की रीडिंग नोट कर लें वोल्ट मीटर से, और नोट करके इनके बीच अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब यही होता है कि वो एक चीज दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया। तो ये रहा ओम का नियम। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं। ओम ने ये बताया कि इफ द फिजिकल conditions या states of the conductor remains unchanged, then the potential applied across end of the conductor is directly proportional to current flow in it. Understand? V equals to V proportional IR, V proportional I, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डाल देंगे, यानी V अपान I बराबर कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा। और इसी को V इक्वल्स टू I R कहते हैं, जहां पे R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। हम अब अगले वीडियो में आपको रेजिस्टेंस के बारे में पूरा समझाएंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।